मैं आपको लाइट का फ्लो दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये लाइट का फ्लो है, मतलब लाइट यहां से स्ट्रेट जा रही है, अभी आपकी तरफ लाइट आ रही है, मतलब आपको ये लाइट फ्लैश, यहां पर लेंथ को 1 मीटर कंसीडर कर लिया और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लिया। दोनों को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, R इज टू रो इंटू वायर। इसको टच करेगा तो ये करंट सप्लाई कुछ इस टाइप से जाएगी। अब ट्रांसफर हुआ तभी क्या हुआ, ये बल्ब लाइट अप हुआ। जब मैंने प्रॉपरली उनका अरेंजमेंट किया, उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करते करंट का फ्लो बहुत तेज हुआ। कैसा हुआ, फ्लो तेज हुआ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड के साथ में दोबारा वापस आ गए हैं हम और आप हमारे इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे बात करी थी रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे कि कुछ रेजिस्टेंस के फैक्टर्स जो डिफाइन करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस कितना अच्छा काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस कितना अलग तरीके से काम करेगा। ओके, अब उससे पहले मुझे एक चीज आपसे जाननी है, ठीक है? आप अपने घर से अपने स्कूल, ऑफिस, या देखो ऑफिस वाला भी हो सकता है कोई, क्योंकि पढ़ने वाले तो कहीं से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप अपने घर में स्कूल जा रहे हो, या आप अपने दोस्त के घर मिलने जा रहे हो, या आप अपने दोस्त के मतलब उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे होगे तो आपका एक फिक्स डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? मान लो आज आपको जाना है यहाँ, जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से हमारे पास में मॉल कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ना? और मैं बोलूंगा मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो मैं बोलूंगा बाहर निकले, लेफ्ट जाए, लेफ्ट से सीधा मॉल पड़ता है, ठीक है? ये मैंने डायरेक्शन बताई। तो क्या डायरेक्शन सिर्फ मेरी होगी, आपकी नहीं होगी? बिल्कुल आपकी भी तो डायरेक्शन होगी, आपकी भी एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होने वाली। आप भी कहोगे हाँ सर मैं है ना ऐसे जाऊंगा, यूं गया, इस एंगल पे गाड़ी घुमाऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर इस एंगल पे गाड़ी घुमाऊंगा, इधर आऊंगा, और इधर से यहाँ सामने जाना है मुझे, यहाँ चाय की टपरी बैठ के चाय बढ़िया सी पियेंगे और एनर्जी आ जाएगी, मजा आ जाएगा। तो यही बातें मैं कहूंगा, बिल्कुल यही बातें मैं कहूंगा। अब मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आती हैं, तो इतनी सारी बातें आने के पीछे एक मेजर कंक्लूजन भी है कि ये सब बातें आई क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात करना चाह रहा हूँ। तो जब हर चीज का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी तो जा ही रहा है, तो इसका डायरेक्शन नहीं होगा क्या? मुझे इतना बताओ, क्या इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्या? अब आप कहोगे मतलब समझे नहीं सर, तो मैं पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, समझना। देखो, आपको पता है बहुत टाइम बाद मैं इस चीज को वापस यूज करने वाला हूँ। याद आया? चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे दिख ही नहीं रहा है तो। अच्छा, टिल्टेड हो गया है। ओ अच्छा, चलो मैं इसको दिखा दूंगा आपको। अभी मुझे भी ये थोड़ा काइंड ऑफ डिम हो गया है ना, इसका सेल थोड़ा सा वीक हो गया, तो सेल वीक होने की वजह से ये हल्का सा डिम सा हो गया है। डिम की वजह से अभी विजिबल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इसमें एक लेजर थी, आपको याद है ना, यहाँ पे एक लेजर थी जो लेजर लाइट में आपको ऐसे करके दिखाता था, वो अभी नहीं जल पा रही है ड्यू टू सर्टेन इश्यूज। अभी सेल में पावर नहीं है तो वो इतना ज्यादा नहीं जल पा रही। अभी मैं अगर आपको बेसिक सा एक बात बताऊं, तो मुझे एक बात बताना कि जब अभी मैं बात कर रहा हूं एक फ्लो की, किसकी? एक फ्लो की। तो जब मैं एक फ्लो की बात करूंगा तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये फ्लो हर जगह पे हो सकता है। हर जगह पे कैसे हो सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फ्लो हमारे फोन के टॉर्चेस, जैसे कि अभी आप देखो, लाइट का फ्लो देखना चाहो तो ये देखो, मैं आपको लाइट का फ्लो दिखाता हूं। ये देखो, अब ये लाइट का फ्लो है, मतलब लाइट यहां से स्ट्रेट जा रही है, अभी आपकी तरफ लाइट आ रही है, मतलब आपको ये लाइट फ्लैश होते हुए दिख रही है। मैं फोन का डायरेक्शन किसी भी तरफ कर दूं, वहीं पे अगर मैं इस फोन को मेरी तरफ टिल्ट कर देता हूं या मेरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, देन इट इज ऑब्वियस ये मुझे लाइट अप करेगी। अच्छा, बंद ही हो गया क्या? मैं बटन दबा दिया, ठीक है। ये मुझे क्या करेगी? मुझे लाइट अप करेगी, देख रहे हो? अच्छा, मुस्कान की चमकान से ज्यादा चमक रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे लाइट अप कर रही है और अभी ये आपकी तरफ जा रही है, मतलब इसकी एक डायरेक्शन है, या तो ये इधर जा रहा है, जब मैंने इसको उधर पॉइंट किया और ये इसको मेरी तरफ पॉइंट किया तो ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब ये मुझे लाइट अप कर रहा है, बहुत तेज है, ठीक है। ये मुझे लाइट अप कर रहा है, आप मेरे हाथों पे भी देख पा रहे होगे, ये लाइट अब इस हैंड को लाइट अप कर रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन कहां पे है? कुछ इस टाइप से। इसकी डायरेक्शन भी वेल डिफाइंड है और इसकी एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी। नॉट इन द केस ऑफ जस्ट फोन। अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की बात करें, जैसे कि हमारे पास में ये पूरा वायर है, देखो अभी इस सर्किटल अरेंजमेंट में भी सप्लाई है, इस वायर से स्टार्ट होती है वो सप्लाई। जब ये स्विच बोर्ड कनेक्ट हो जाता है हमारे प्लग से कनेक्ट होने के बाद में करंट कुछ इस टाइप से आता है, यहां से आया, यहां गया, यूं आया। अभी बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। उलझा इसलिए रखा था ना क्योंकि यहाँ पे चीजें चलो ऐसे समझ लो, ये आया, आते आते इसमें से फ्लो हुआ, इसमें से फ्लो हुआ, इस स्पाइडरमैन के जाले में से निकला, यहाँ से आया। अभी ये सर्किट ब्रेक है, नीचे की तरफ में ये सर्किट ब्रेक है, बट यहाँ से आने के बाद में इस बल्ब तक पहुंचेगा, जो कि अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं, जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार ऑलरेडी दिखा रखा है, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें करंट फ्लो चल रहा है लेकिन अभी वो सर्किट ब्रेक है, तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन क्या है? नीचे हमारे स्विच बोर्ड है तो नीचे से ये आ रहा है, करंट की डायरेक्शन आई, डायरेक्शन किस तरफ में है? ओहो, बच गया। डायरेक्शन किस टाइप में है? ऊपर की तरफ में। अब जब
ये वायर इसको टच करेगा तो ये करंट सप्लाई कुछ इस टाइप से जाएगी। अब ट्रांसफर हुआ तभी क्या हुआ, ये बल्ब लाइट अप हुआ, लाइट अप होने के बाद ही ये बल्ब अब ग्लो कर पा रहा है। जैसे ही मैंने सर्किट ब्रेक करा मतलब डायरेक्शन करंट की अब अपोजिट हो गई। अब जब वापस फॉरवर्ड करनी तो फॉरवर्ड के लिए वापस टच कर दो, टच करते ही ये बल्ब वापस ग्लो होगा और ग्लो होके सीधे के सीधे जलेगा और जलने के बाद में आपको मुझे रोशन करके दिखाएगा और मुझे भी काइंड ऑफ काफी ज्यादा दिखा रहा है। तो फिर हम इस तरह से इसको लाइट अप लाइट ऑफ लाइट अप लाइट ऑफ कर सकते हैं। और ये जो मैं है ना करते रहूंगा ऐसे 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 करके, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो सकता है इसलिए लेट्स कीप इट असाइड। तो ये रहती है डायरेक्शन ऑफ अ करंट। जो करंट की कंडीशन में मैंने बोला, मैं लाइट की भी कंडीशंस आपको बताई। अगर मैं आपको वाटर का डायरेक्शन बताऊं तो एक मैं पाइप ले लेता हूं, पाइप के अंदर से, अच्छा मेरी एयर का भी डायरेक्शन है देखना, तो अभी मैंने इस तरफ एयर ब्लो करी तो एयर ब्लो होने के बाद में यहीं तक तो पहुंची, ऑब्वियस सी बात है एयर ब्लो यहीं पे जा रही, ठीक है, तभी तो यहाँ पे हवा लगेगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में यहाँ पे हमारी ये केमिस्ट्री की बुक है जो 12th क्लास की है, ये कुछ इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है। अब मेरी डायरेक्शन अगर यूं होगी तो इसका मतलब पेपर हिलना चाहिए। अभी मेरी डायरेक्शन इस तरफ रखता हूँ, क्या ये बुक हिली? नहीं हिली। लेकिन अब मैं इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये बुक हिल रही है, मतलब मेरा एयर का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, एयर का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। एयर का डायरेक्शन इस तरफ जाने का रीजन क्या रहा, क्योंकि मैंने उसका डायरेक्शन इस तरफ रखना चाहा। मतलब मेरे हाथों में है कि मैं अपना, अभी तो मेरे मुंह में था, बाकी मेरे ऊपर है कि मैं करंट का डायरेक्शन, मतलब सॉरी जो भी चीज है उसका डायरेक्शन कैसे रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने मेरे टॉर्च का डायरेक्शन रखा, मैंने अपनी लाइट का डायरेक्शन रखा, प्लस मैंने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन रखा। अगर मैं वायर को यूं करके बेंड कर दूं तो करंट यूं 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 करके ही आएगा, वो करंट का डायरेक्शन है और वो उसी तरह से वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। इस तरह से हम सभी चीजों की डायरेक्शन की बात कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी हम डायरेक्शन के बारे में ही बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसी भी एक कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें रेजिस्टेंस और हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। जब मैंने नॉर्मल वायर लिया, नॉर्मल वायर में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन सब थे लेकिन थे वो स्टेबल स्टेट में थे, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में भरे हुए थे, अभी मानो कि जब मैंने स्विच ऑन कर दिया था तो ऑन की कंडीशन में अंदर करंट था, बट कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर उधर उधर उधर, हर तरफ में बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड थे। कैसे थे? डिस्ट्रीब्यूटेड थे, फैले हुए थे, ठीक है। जब मैंने प्रॉपर्ली उनका अरेंजमेंट किया, उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करते करंट का फ्लो बहुत तेज हुआ। कैसा हुआ? फ्लो तेज हुआ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन कहां पे थी? मेरे बल्ब तक थी वो डायरेक्शन। मतलब वो आया मेरे बल्ब से, फिर वो वापस जाके नीचे चला गया। मतलब वो डायरेक्शन रही, डायरेक्शन एक फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक करंट का फोर्स था, जिसकी वजह से जो एटम और जो हमारे पास में आयन और इलेक्ट्रॉन थे, ये एक फिक्स डायरेक्शन में जाने लगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बट यहाँ पे वो रेलेवेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे, उनको एक फोर्स की जरूरत थी, और जैसे उनको वो फोर्स मिला तब उनकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? आगे की तरफ हो गई, ठीक है। किस तरह से हो गई? आगे की तरफ उनकी डायरेक्शन हो गई। मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया है तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडीशन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर, उनका आपस में एक थर्मल मोशन होता है। मोशन इतना ज्यादा रैंडम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं ना, वो लेफ्ट से राइट तक जाते जाते कुछ कम भी हो जाते हैं। लेकिन जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है दोनों के एंड्स पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में, और प्रोटॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। इस वजह से इनका करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है। जो एवरेज स्पीड होती है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज अ ड्रिफ्ट स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक कंडक्टर में वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं या जा रहे हैं, उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से बुलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आएगी क्या? नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फैक्टर्स ऑन विच अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड होता है। किससे रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड होता है? अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं रेजिस्टेंस की बात करने पे आपको दो ही चीजें बताऊंगा। सबसे पहले, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगी किसी भी कंडक्टर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहने वाला है, पहली चीज।
दूसरी चीज, रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे एरिया बढ़ता है। अगर मैंने किसी भी वायर का एरिया, मान लो ये तो चलो कंडक्टर है, मान लो मैं किसी भी वायर का एरिया बहुत बढ़ा देता हूं, तो उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दो फैक्टर आपको समझ में आ गए। थर्ड फैक्टर की हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसा है उस पर रेजिस्टेंस बहुत डिफाइन करता है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे हमारे इस वुडन टेबल को ले लूं, तो इसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत अच्छा है, मतलब ये काइंड ऑफ एन इंसुलेटर है लेकिन ये करंट को भी तो अपोज कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत अच्छा है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनके मटेरियल पे। और इसका मटेरियल अभी क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका मटेरियल है वुड। वुड एक काफी अच्छा इंसुलेटर है और काफी अच्छा रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से हम करंट को उससे पास ही नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इस कंडीशन में तो मैं यही बोलूंगा ना, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो हमारा ये स्टाइलस पेन हो जो काइंड ऑफ मेड ऑफ अ फाइबर या फाइब्रिस्टिक प्लास्टिक का हो, हमारी मैथ स्टिक्स वो भी इसी में काम आएंगी, वो भी एक रेजिस्टेंस सप्लाई का काम कर रही है, वो भी एक करंट को रोक रही है, सप्लाई को रोक रही है, और उनसे भी करंट को रोका जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लेंथ इफ द सॉरी इसको मिटा दूं, अरे मिटाने को बोला है, ठीक है। लेंथ L, if the length of the conductor increases the electrons have to travel a longer distance and as a result of this its resistance increases। अगर किसी भी वायर को, देखो मैं इतना सा वायर ले लेता हूँ, करंट को यहां से यहां तक आना है, ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मान लो मैंने उसकी डिस्टेंस को मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन कर दिया, अब वो वहां से आते 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 यहाँ तक आया, ठीक है, तो आने में उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, मतलब जो इतना था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा। मतलब हम क्लियर क्या बोलेंगे कि लेंथ के बढ़ने के साथ साथ ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये वो चार मेजर फैक्टर्स थे जो यहाँ आपको समझने होंगे, और इनको लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसके नेक्स्ट फैक्टर पे, क्योंकि अभी हमने लेंथ के बारे में बात करी थी, तो अब बात इस पे आएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट? रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। होता है कि नहीं होता? मतलब अगर मैं बोलूंगा एरिया बढ़ा दो, रेजिस्टेंस को कम कर दो, एरिया बढ़ा दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दो, एरिया कम कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, मतलब उल्टा खेल चल रहा है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा, या दूसरा बढ़ेगा पहला कम हो जाएगा। कैसे भी बोल सकते हो, वो आपकी कंडीशन है, आप किसको बढ़ा रहे हो। देखो डायरेक्टली और इनवर्सली में एक चीज तो याद रखना, जब भी मैं दो चीजें ले रहा हूं डायरेक्टली में और दो चीजें ले रहा हूं इनवर्सली में, ठीक है, मान लो ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, जब भी डायरेक्टली चलता है ना, तो तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, समझ गए? एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा पहला कम होगा, ठीक। ये होता है डायरेक्टली की कंडीशन में। वाह क्या सफाई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्सली की। तू मेरा भाई मैं तेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा भाई, ये कंडीशन चलती है यहाँ पे। तो डायरेक्टली इनवर्सली में याद रखना, अगर इनवर्सली है, अब यहाँ पे इन्वर्सन कंडीशन आ रही है। इनवर्सली की कंडीशन में मैं बोलूंगा कि अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली कम कर दूंगा। मतलब एक को बढ़ाते ही मैं दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। एक को बढ़ाते मैंने करा क्या, मैंने दूसरे को कम कर दिया। यानी अगर मैंने रेजिस्टेंस में एरिया की वैल्यू को बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया। और मैं क्या बोलूंगा, देखो अभी आपको भी पता है जब हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, अब मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल भी हटाना है, यानी इज इक्वल्स टू ρl/a, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पे रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। मतलब रेजिस्टिविटी को किससे डिफाइन किया गया यहाँ पे, जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसको डिफाइन किया गया है बाय रो। रो सिंबल से इसको डिफाइन किया जाता है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल के नेचर पे और
उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मतलब कितना ज़्यादा टेम्परेचर को ज़्यादा रखा गया है, कम रखा गया है, इस पे रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है ये और रेजिस्टिविटी किस लेवल पे डिफाइन करी जाती है, दोनों किस पे डिफाइन हो रहे हैं, हमारे इस पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है। ये दो चीजें अगर आप समझ गए तो आपको आधी बातें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? काटू कि नहीं काटू? नहीं काटू? देख लो, चलो कोई दिक्कत आती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे आपके सारे कमेंट्स देखने के लिए। ओके, अब हम रेजिस्टिविटी को समझ रहे हैं तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात करता हूँ तो देखो, हम सब चीजों को यूनिट से लेते हैं। अब यूनिट से लेना तो इसको भी ले लो। अगर मैं बोलूंगा आर होता है आपका रो एल बाय ए, होता है कि नहीं होता? अभी अगर मैं लेंथ और एरिया को 1 1 कंसीडर कर लूं, ठीक है, अगर मैंने यहां पर लेंथ को 1 मीटर कंसीडर कर लिया और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लिया, दोनों को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू रो इंटू 1/1 विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रो। मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो आपके रो के इक्वल है, रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। मतलब जितना रेजिस्टेंस है उतना ही आपकी रेजिस्टिविटी भी रहेगी, दोनों हमेशा कांस्टेंट में ही चलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर, काफी बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट से कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या कनेक्शन है, दोनों हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ही पर्टिकुलर फॉर्म में चलते हैं और दोनों एक ही रहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. Unit of resistivity क्या रहती है आपकी? यूनिट रहती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर ही आपकी यूनिट रहती है। और ये कैसे रहती है आपको बताने की जरूरत अगर पड़ रही है तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी रेजिस्टिविटी है, देखो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं ओम से, लेंथ होता है मीटर, और आपको देखना चाहें तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। देखो अभी हमने क्या बोला, सिंस यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। आप फॉर्मूले से निकालो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आपको निकालना है रो का। रो का निकालने के लिए R A बाय एल, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट, आपका यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ओम इंटू मीटर। या आ गई? सिंपली वैल्यूज को फाइंड आउट करना शुरू करो, वैल्यूज को निकालना, यूनिट को निकालना शुरू करो, क्योंकि यूनिट और वैल्यूज निकालते हो ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप खुद से चीजों को निकालना जानते हो ना तो एग्जाम में, देखो मैं बता रहा हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बताता हूँ इसको, पहले फिनिश करते हैं इसको, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ पे समझ आ गई, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन किया, ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ में अब हमारे इस पॉइंट पे तो हमने अच्छे से बात कर ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो कोई भी बॉडी लो, ठीक है, मैं रेस्पेक्टिवली बात करता हूँ आपसे। अगर मैं मेरे कंडक्टर को देखूँ, मैं हमारी स्टाइलिस्ट की बात कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर बॉडी में अगर करंट की सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, करंट की सप्लाई को एक्सट्रीम कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये हीटअप होने लगेगा। हीटअप होने लगेगा मतलब टेम्परेचर में क्या आएगा? राइज आएगा। राइज इन द टेम्परेचर लीड्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर रखता है अल्फा। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जहां पे मैं बात करने वाला हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये चेंज होती है टेम्परेचर के साथ में। किसके साथ में? टेम्परेचर के साथ में। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमेशा चेंज होती है। किसके साथ में? टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमेशा टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है। मतलब अगर मैं बोलूंगा अल्फा इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 T2 माइनस T1, टेम्परेचर का एक मेजर की रोल है यहाँ पे और रेजिस्टिविटी का भी एक मेजर की रोल है हमारे इस पर्टिकुलर। अल्फा को इस तरह से भी लिखा जाता है और अल्फा को कई लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आप जैसे लिखना चाहो आप उस तरह से लिख सकते हो। मैंने इसको काइंड ऑफ एन अल्फा ही बनाने की कोशिश करी है, जो ए लग रहा है बट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। नाउ इट लुक्स लाइक अ डी एंड अल्फा। दोनों के सिंबल काफी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम जैसा रहता है। यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री सेंटीग्रेड तो रहेगा, बट ये रहता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी यूनिट रहती है। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन एज R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। टेम्परेचर मतलब देखो
टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा खेल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कम होगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल है, एक टाइम पे एक सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों इक्वल है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ दोनों में ही एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स चेंजेस आने ही आने वाले हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें तो आप समझ गए। इसी के साथ में हमारा आज का ये लेक्चर होता है पूरी तरह से कंप्लीट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए हैं, तो आप भी एक बार उन चीज़ों को ध्यान देना, उन चीज़ों पे फोकस रखना। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली है, और कोई भी दिक्कत आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बैठा हूँ आपके लिए। पर अभी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी थी। मैंने बोला था, देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है हमेशा चीज़ों को खुद से करो। ठीक, बीइंग अ टीचर, मैं भी एक स्टूडेंट था कभी, तो हमारे साथ भी क्या होता था, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम पेपर सॉल्व करते थे। हमने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत करें, बहुत ज़्यादा करें, बट मेरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ पोर्शन मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट रहा, हमेशा से मुझे थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट रहा। अब जब भी मैं देखता था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं जब थ्योरी को भी देखता था ना, तो मैंने हमेशा एक चीज़ ट्राई करी। जो आपकी यूनिट्स आ रहे हैं ना, हर यूनिट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितने फॉर्मूलेज आपको पता है लगाते जाओ, क्योंकि इन चीज़ों से प्रैक्टिस होती है। यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा, याद में भी रहेगा। अब यार फिजिक्स सिर्फ ये 7 वर्ड्स में डिफाइन नहीं, ये बहुत बड़ी ब्रांच है, तो फिजिक्स तो अल्टीमेट है, काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए आपको, अब किसी ने पूछ लिया कि एक बात बताओ ना मुझे, थर्मल कॉफिशिएंट की वो बताओ यूनिट, नहीं बता सकते। पर अगर थर्मल कॉफिशिएंट का फॉर्मूला याद है तो उनके अंदर फोर्स, एमएलटी, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब की तो चीजें याद है ना, इन सब से बनाई जा सकती, बना के बता सकते हो क्या ना। 1 मिनट दो, ये लो, ये रही यूनिट, और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको यूनिट चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए तुमने कहाँ से निकाली, क्या किया क्या नहीं किया। तो बुक से तो नहीं देखना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं यही कहूँगा, हर चीज़ को खुद से करो, खुद से करके चेक करो, चेक करके चीज़ों को निकालो, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस में भी आएंगी, सीखने को भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, सो विद दैट नोट मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए ऐसे ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर, सी या।